नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 व्याकरण का पहला अध्याय व्याकरण की पाठ्यपुस्तक में जो दिया गया है और उसका नाम है अपठित गद्यांश, या इसे कहा जाता है अपठित अवबोधनम। इस अपठित अवबोधनम के अंतर्गत एक गद्यांश उदाहरण के लिए बहुत से दिए गए हैं, किंतु इसमें एक गद्यांश प्रश्न पत्र में आता है, सिर्फ एक ही आता है। वह गद्यांश या तो कोई लघु कथा हो सकती है, या किसी प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में हो सकता है, या किसी देश का वर्णन हो सकता है, त्यौहार का वर्णन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बड़ी ही सरल भाषा में यह अपठित गद्यांश पूछा जाता है। यदि हम उसे 1, 2, 3 बार यदि पढ़ते हैं, पूरा अपठित हमें पढ़ना होता है। यदि हम पूरा अपठित पढ़ते हैं तो उसके कठिन शब्द जो हमें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कठिन है, किंतु 1-2 बार अच्छे से उच्चारण करने पर उन शब्दों का अर्थ हमें समझ में आता है। कारण यह है कि संस्कृत जो है वह दूसरी भाषाओं की, कई भाषाओं की जननी मानी गई है, माता मानी गई है। अतः हमारी बोलचाल की भाषा में भी कई बार हमें ऐसे शब्द आते हैं कि हमें लगता है ये संस्कृत के शब्द है, क्योंकि वह शब्द संस्कृत में भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, और अर्थों के अनुसार भी उनमें ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। क्रियापद तो लगभग सभी क्रियापद जो है हम जैसे बोलते हैं वैसे ही क्रियापद संस्कृत में धातु वही होती है, और हम उन्हीं क्रियाओं का प्रयोग अपने रोज़ की बातों में, रोज़ की भाषा में करते हैं। जैसे चलना, पढ़ना, तो ये चल, पढ़। तो इस तरह से यदि अपठित में भी जो शब्द है उन्हें हम ध्यान से पढ़ें तो अपठित हल करना कठिन कार्य नहीं है। अपठित गद्यांश के अंतर्गत 3 तरह के, या कभी कभी चौथा प्रश्न भी पूछा जाता है। 3 प्रश्नों का अभ्यास आप सभी को है, क्योंकि कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं हर कक्षा में हम अपठित करते ही है। तो अपठित में आप लोगों को 3 तरह के प्रश्नों का अभ्यास है। पहला प्रश्न जिसमें होता है एक पदेन, दूसरा प्रश्न होता है पूर्ण वाक्यन, और तीसरा प्रश्न होता है भाषिक कार्य, जो व्याकरण पर आधारित होता है, व्याकरणात्मक प्रश्नों पर, और या इसे कहा जाता है निर्देशानुसार। दोनों ही तरह से हेडिंग हो सकती है, इसकी मेन लाइन जो है वो दोनों ही तरह से हो सकता है प्रश्न, किंतु अर्थ एक ही है। या तो निर्देश जो दिया गया है वही उत्तर देना है, या फिर भाषिक कार्य यानी व्याकरण के आधार पर उत्तर देना है। तीसरे प्रश्न का उत्तर भी एक शब्द में ही आता है। अधिकतर इसमें MCQ होते हैं। पहला प्रश्न भी MCQ ही पूछा जाता है, और कई बार गद्यांश यदि 10 मार्क का हो तो उसमें चौथा प्रश्न जो जोड़ा जाता है वह होता है गद्यांश के लिए उपर्युक्त शीर्षक, यानी उसका टाइटल देना। तो शीर्षक देने के लिए हमें बार बार गद्यांश पढ़ना होता है, और जो बात हमारे गद्यांश में बार बार उठ के आ रही है, जब हम प्रश्न हल करने के लिए गद्यांश पढ़ते हैं उसी समय हमें समझ में आएगा कि ये गद्यांश जो है इस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखकर दिया गया है। तो वही जो है वही हमारे गद्यांश का शीर्षक है। शीर्षक अधिकतर एक शब्द, 2, 3 या 4 शब्दों का हो सकता है। 2-3 लाइन के लिए शीर्षक नहीं होता। शीर्षक यानी हो गया टाइटल, तो वो टाइटल जो है वह अधिक से अधिक 3 लाइन का हो सकता है, लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकता। कई बार गद्यांश में क्या होता है कि अंत में पूरे गद्यांश का सार बोल्ड लेटर में कुछ लाइनें कुछ शब्द लिखे होते हैं, उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया जाता है या बोल्ड कर दिया जाता है। तो जैसे किसी स्लोगन द्वारा उस अपठित को जो है वो समाप्त किया जाता है, जैसे यथा राजा तथा प्रजा। तो ये गद्यांश का शीर्षक हमें आसानी से मिल गया कि यथा राजा तथा प्रजा। उस गद्यांश में पूरा जो है वह राजा और प्रजा का वर्णन होगा। तो राजा प्रजा शीर्षक न देकर हमारे लिए नीचे आसान हो गया है कि बोल्ड लेटर में 3-4 शब्दों में जो है वह उसका मेन पॉइंट लिखा हुआ है, और वही उस गद्यांश का शीर्षक है। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। जैसे अब यहाँ पर एक गद्यांश जो है हम इसे करेंगे और उसके आधार पर प्रश्नों को हल करेंगे। तो गद्यांश हमारा यह है,
भारते उत्सवाः द्विविधाः सन्ति। राष्ट्रीय उत्सवाः अन्ये च पारंपरिकाः उत्सवाः। भारते उत्सवाः, भारत में उत्सव द्विविधाः सन्ति, दो तरह के उत्सव है। राष्ट्रीय उत्सवाः राष्ट्रीय त्यौहार, अन्य च दूसरे च पारंपरिक त्यौहार और दूसरे पारंपरिक त्यौहार। दो तरह के त्यौहार होते हैं, नेशनल फेस्टिवल और हमारे फेस्टिवल रिलीजियस फेस्टिवल। तो वैसे ही राष्ट्रीय त्यौहार और पारंपरिक त्यौहार। सन 1947 तमे वर्षे अगस्तमासस्य 15 सन 1947 में अगस्त मासस्य अगस्त महीने के 15वीं दिनांक को 15 तारीख को हम सभी जानते क्या हुआ था। अस्माकं देशः स्वतंत्रः जातः, हमारा देश है वो स्वतंत्र हुआ था। अतः समग्र देशे, इसलिए पूरे देश में अयम उत्सवः, ये त्यौहार आयोज्यते, यह त्यौहार मनाया जाता है। हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, इसलिए यह एक त्यौहार के रूप में पूरे देश में 15 अगस्त को मनाया जाता है। एवमेव इसी तरह से 1950 तमे वर्षे, ये 47 की बात है, फिर 50 में 1950 तमे वर्षे जनवरी मासस्य, जनवरी महीने की, मास यानी होता है महीना, जनवरी मासस्य 26 समारोह भवति। इसी तरह से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का समारोह होता है। एतो अस्माकं, यह हमारा राष्ट्रीय उत्सवः, यह हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। पारंपरिक उत्सवेषु, और जो पारंपरिक त्यौहार है, रिलीजियन फेस्टिवल है, उसमें पारंपरिक उत्सवेषु, पारंपरिक त्यौहारों में एकः विशिष्टः उत्सवः, एक महत्वपूर्ण त्यौहार श्रावण पूर्णिमा वर्तते। श्रावण पूर्णिमा होता है, श्रावण मास की पूर्णिमा। एतद्दिनम्, इस दिन भारतस्य केंद्रशासितेन संस्कृतदिनत्वेन घोषितम्, और श्रावण पूर्णिमा के दिन हम रक्षाबंधन मनाते हैं। रक्षाबंधन का इसमें नहीं लिखा गया है, लेकिन संस्कृत दिवस के बारे में दिया है, उसी दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। एतद्दिनम्, इसी दिन भारतस्य केंद्र शासनेन, भारत के केंद्र शासन ने संस्कृत दिनत्वेन घोषितम्, इस दिन को संस्कृत दिन के रूप में घोषित किया है। जैसे हिंदी दिवस है 14 सितंबर, वैसे संस्कृत दिवस होता है श्रावण महीने की पूर्णिमा। कारण यह है, 14 सितंबर हिंदी दिवस है, मगर संस्कृत जो है वह तिथि के अनुसार चलता है, भारतीय कैलेंडरों के अनुसार, इसलिए कोई तारीख निश्चित न करके एक तिथि निश्चित की गई है कि श्रावण महीने की पूर्णिमा। अतः समग्र देशे, इसलिए संपूर्ण देश में संस्कृतज्ञाः संस्कृतोत्सवः मान्यते, इसलिए पूरे देश में संस्कृतज्ञाः, जो संस्कृत के प्रिय है या जिन्हें संस्कृत पसंद करते हैं, वो संस्कृत उत्सव मान्यते, वो संस्कृत उत्सव मनाते हैं, वो इसे त्यौहार के रूप में मनाते हैं, इससे संबंधित आयोजन किए जाते हैं। इस तरह से अस्मिन् दिने अस्माभिः संस्कृत कार्यक्रमेषु भागः ग्रहीतव्यम्, इस दिन हमें भी संस्कृत के प्रोग्राम में भाग लेना चाहिए। विदुष यानी होता है विद्वान, विद्वानों को मेलनम, मिल करके, संस्कृत नाटकायां मंचनम, विद्वानों से मिल करके, जो अच्छा ज्ञान रखते हैं संस्कृत का, उन लोगों से मिल करके संस्कृत नाटकानां मंचनम, संस्कृत के नाटक का आयोजन करना चाहिए। परिचर्चा मीन्स किसी भी विषय पर कुछ समय के लिए कुछ बोलना, 5 मिनट 10 मिनट, श्लोक उच्चारण, संवाद, प्रदर्शनी इत्यादयः बहवः कार्यक्रमाः आयोजयतु। बहुत सारे कार्यक्रम किए जा सकते हैं संस्कृत के लिए। शब्दों की प्रदर्शनी हो सकती है, उच्चारण स्थान हो सकता है, श्लोक उच्चारण हो सकता है, कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है।
शक्यते। संस्कृतम अस्माकं देशस्य गौरवम इति, हमारे देश का गौरव है संस्कृत भाषा। किसी भी देश में संस्कृत भाषा नहीं इतनी बोली जाती थी, अभी बोली जाती है, लेकिन हमारे देश की यह प्राचीन भाषा है, इसलिए हमारे देश का गौरव है। अस्माभिः सर्वदा स्वीकरणीयः, और ये हमारे देश का गौरव है और इसीलिए हमें इसे हमेशा स्वीकार करना चाहिए। संस्कृतमेव अस्माकं संस्कृति आश्रितः, संस्कृत पर ही हमारी संस्कृति आश्रित है। अतः एव, इसीलिए, उच्यते, कहा गया है, भारतस्य प्रतिष्ठे, भारत की प्रतिष्ठा में दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। संस्कृतम संस्कृतिश्च, भारत की प्रतिष्ठा में दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। संस्कृतश्च संस्कृतिः च, संस्कृतम और यहाँ की संस्कृति। अब देखो ये बोल्ड लेटर हो गया, ये इतने शब्द जो है वो बोल्ड है, तो हम इसे इसका शीर्षक दे सकते हैं इस। और यदि जिस गद्यांश में इस तरह से कुछ भी बोल्ड लेटर में नहीं लिखा गया है, वहाँ पर शीर्षक देने के लिए हमें गद्यांश में से अपने मन से सोचकर लिखना होता है। गद्यांश वाला प्रश्न कभी भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि गद्यांश आपकी सोच का है और जहाँ बच्चों की सोच का प्रश्न आता है वहाँ नंबर कटते नहीं है। थिंकिंग स्किल देखी जाती है। आप कहीं ना कहीं उससे मिलते जुलते यदि प्रश्न का उत्तर दे रहे हो तो उसके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन यदि आप कुछ भी लिख रहे हो जो रिलेटेड ही नहीं है तो आपके नंबर कटेंगे। अदरवाइज़ आपने यदि गद्यांश से मिलता जुलता लिखा है, पूरा सही है तो कोई प्रश्न ही नहीं, लेकिन यदि मिलता जुलता भी उत्तर है तो भी उसके लिए आपको पूर्ण अंक दिए जाएंगे। अब यहाँ पहला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस समारोह कदा समायोज्यते, गणतंत्र दिवस का समारोह कब मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस का समारोह जो है वह कब मनाया जाता है, जनवरी मासस्य षट्विंशति तिथौ, जनवरी महीने के 26वें तारीख को। तो इसमें हम लास्ट के 2 अंक लिखेंगे और ये जो अपठित है वह आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है। किम दिनम संस्कृत दिवस्य इति घोषिता, कौन से दिन को संस्कृत दिवस घोषित किया गया है। कौन से दिन को, यहीं पे लिखा हुआ है श्रावण पूर्णिमा। कौन सा दिन था वह, श्रावण पूर्णिमा। रक्षाबंधन नहीं लिखोगे, रक्षाबंधन दिन नहीं है, वो त्यौहार है, उस दिन मनाया जाता है, मगर याद रखने के लिए मैंने आपको बताया रक्षाबंधन। तिथि कौन सी है, वह श्रावण की पूर्णिमा। संस्कृत दिवसे अस्माभिः किम करणीया, संस्कृत के दिन हमें क्या करना चाहिए। हमें संस्कृत के दिन अस्माभिः संस्कृत कार्यक्रमेषु भागग्रहीतव्यम्, यदि आप इतना लिखते हो तो भी उत्तर राइट है। संस्कृत के दिन हमें संस्कृत के कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। या फिर उसके आगे भी आप लिखते हो, जैसे ये लिखा हुआ है, विदुषां मेलनम संस्कृतम नाट्यानां मंचनम परिचर्चा श्लोकोच्चारण संवाद प्रदर्शनी इत्यादि बहवः कार्यक्रमाणां आयोजयितुं शक्यते। ये भी लिख सकते हो क्योंकि ये सब संस्कृत के दिन होने वाले कार्यकलाप है। तीसरा प्रश्न लिखा है अनुच्छेद का शीर्षक, जिसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिश्च, क्योंकि पैराग्राफ के स्टार्टिंग में जो है वो भारत के उत्सवों के बारे में बताया, ये हमारी संस्कृति हो गई, और उसके बाद संस्कृत के विषय में बताया गया है। चौथा प्रश्न है भाषिक कार्य। भाषिक कार्य के उत्तर MCQ होते हैं। संपूर्ण यानी पूरे, इति अर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम, संपूर्ण के लिए कौन सा शब्द का अर्थ, इसी अर्थ में कौन सा शब्द आया है। तो यहाँ पर संपूर्ण के लिए हमारे संवाद में लिखा, हमारे अपठित गद्यांश में लिखा गया था समग्रे। ठीक है, यहाँ पर दूसरे तीनों शब्द गलत है, समग्रे इसका सही उत्तर है। द्वे इति पदम कस्य विशेषणम, द्वे शब्द का विशेषण कौन सा है, प्रतिष्ठे। लास्ट लाइन में लिखा है प्रतिष्ठे द्वे, तो दो की कौन सी प्रतिष्ठा का विशेषण है। अब पहले दो इसमें, एक में प्रतिष्ठा लिखा है, दूसरे में प्रतिष्ठा, तीसरे में प्रतिष्ठा, और लास्ट पद में लिखा है प्रतिष्ठे पदे, शब्द है द्वे, द्वे के जैसा हमें मिल रहा है प्रतिष्ठे, तो इसका लास्ट वाला आंसर सही है। मूर्खाणाम इत्यस्य किम विशेषण पदम अत्र
पर्याय विपर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। मूर्खों का विपरीत कौन सा आया हुआ है? विदूषानाम। मूर्ख शब्द आया ही नहीं है, लेकिन उसका विपरीत ज्ञानी आया हुआ है, तो विपर्याय मतलब हो गया विपरीत। तो हमें मूर्खों का विपरीत तो ज्ञानी भी है, लेकिन हमारे पैसेज में आया है विदूषानाम, ज्ञानी शब्द इसमें नहीं आया है। संस्कृतम जानन्ति इति कस्य पदस्य अर्थ। संस्कृतम जानन्ति, संस्कृत जानते हैं, कौन से पद का इसका अर्थ क्या है? कस्य पदस्य अर्थ संस्कृतज्ञ, संस्कृता, संस्कृति या भागपदम। इसका आंसर सबसे पहले वाला है, संस्कृत कृतज्ञ, जो संस्कृत जानने वाले हैं। इसी तरह से आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के व्याकरण की पाठ्य पुस्तक के अपठित जो है वह हल करके देखना है, क्योंकि यह आपके प्रश्न पत्र का सबसे पहला प्रश्न होता है और हमारी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे अपठित जो है वह दिए गए हैं। ओके।